अब हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं इसे हमने मेनली 4 कैटेगरीज़ में रख दिया है। पहली एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। ये सारे टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ से। एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स को कवर करता है, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। और जो हमारी बॉडी कैविटीज़ हैं, बॉडी कैविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर का फ्री स्पेस है, उस स्पेस के बीच हमारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो उन बॉडी कैविटीज़ को भी एपिथेलियल टिश्यू ही कवर करता है। ऐसा करने से हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, ये बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं और एक कॉन्टीन्यूअस शीट बनाते हैं। फिर वो शीट हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कवर करती है और दूसरे भी काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जो भी हम पढ़ेंगे। इन सेल्स के बीच इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं पाए जाते क्योंकि ये क्लोजली अरेंज्ड हैं। और इन सेल्स के बीच जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। सीमेंटिंग मटेरियल वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे सेल्स को आपस में जोड़े रखते हैं एक टिश्यू के अंदर। हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो सेल्स पाए जाते हैं ये काफ़ी टाइप्स के होते हैं। और इन एपिथेलियल सेल्स की जो परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी यानी इन सब्सटेंसेस को वो अपनी मेम्ब्रेन क्रॉस करने देते हैं और कुछ सब्सटेंसेस को नहीं। तो ये जो सब्सटेंसेस का मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, इन सब्सटेंसेस को अलाउ करना, इसे हम परमिएबिलिटी कहते हैं। तो इन सेल की ये परमिएबिलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मटेरियल्स का एक्सचेंज करने में। कुछ मटेरियल्स हमारी आउटसाइड एनवायरनमेंट से एनिमल बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और कुछ मटेरियल्स हमारी एनिमल की बॉडी के अंदर आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू उन्हें पास होना होता है। तो एपिथेलियल सेल्स कवरिंग बनाते हैं और इन सेल्स की जो परमिएबिलिटी है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है सब्सटेंसेस के एक्सचेंज होने में। सभी एपिथेलियल टिश्यूज़ की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि हमारे जो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये एक फाइब्रस लेयर होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हम उसे कहते हैं। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेस्ट करते हैं, उसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये अरेंज्ड होते हैं और यही बेसमेंट मेम्ब्रेन उन्हें सेपरेट करती है दूसरे टिश्यूज़ से। यानी कि जिस भी ऑर्गन की कवरिंग अगर ये एपिथेलियल टिश्यूज़ बना रहे हैं तो उस ऑर्गन में जो टिश्यूज़ हैं उनसे सेपरेट करेगी हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ को, क्योंकि इन दोनों के बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, जिस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ रेस्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर हमने क्लासिफाई कर दिया मेनली 3 ब्रांचेस के अंदर। पहले सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम, दूसरे क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरे कॉलमनर एपिथेलियम। ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया ये हमने इन सेल्स के शेप्स पर किया। इन सेल्स का शेप जैसा है उसी बेसिस पर हमने इन्हें क्लासिफाई कर दिया। तो ये जो सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम है, पहली वाली कैटेगरी, ये सेल बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है और एकदम थिन है। ये बहुत ही पतले पतले और फ्लैट सेल्स हैं। इनका जो ये शेप है और इनका जो ये कैरेक्टरिस्टिक है फ्लैट होना और बहुत ही थिन होना, ये इनके फंक्शन की वजह से है। इनका फंक्शन होता है मेनली सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है और उन सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट इनके थ्रू होता है। जैसे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी लाइनिंग सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम ही बनाता है, क्योंकि ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स और रेस्पिरेटरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो हमारी टिश्यू और हमारे ब्लड के बीच ट्रांसपोर्ट होना उनका ज़रूरी है। अब हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड से टिश्यू के अंदर जाएंगे इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ये जो सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम की मेम्ब्रेन है। ठीक ऐसे ही हमारी जो एल्वियोलाई है उसकी भी मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम ही बनाते हैं। एल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे थैली जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके थ्रू हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन हमारे ब्लड को जाता है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वापस हमारे लंग्स में आती है इन एल्वियोलाई के थ्रू। क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन बना रहे हैं, इनकी कवरिंग जो बना रहे हैं वो सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम है जो काफ़ी थिन है, तो इसलिए इनका ट्रांसपोर्ट होना ईजी हो जाता है। यही हमारे स्क्वैमोस एपिथेलियम हमारे ईसोफेगस की जो अंदर की लाइनिंग है, ईसोफेगस हमारा फूड पाइप है जो हमारे माउथ से स्टोमक तक एक्सटेंड करता है। इसी के थ्रू हमारे जो फूड है वो हमारे स्टोमक तक इसी फूड पाइप के थ्रू जाता है और ये वाले सेल इन्हें बहुत ही स्मूथ लाइनिंग
बनाकर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड ईज़िली हमारे स्टोमक के अंदर स्क्वीज़ होता हुआ चला जाए। हमारे माउथ की जो अंदर की लाइनिंग होती है बहुत ही स्मूथ लाइनिंग होती है, ये भी सिंपल स्क्वैमोज़ एपिथेलियम ही बनाते हैं। और जो हमारे स्किन सेल्स हैं वो भी सिंपल स्क्वैमोज़ ही हैं, और कुछ दूसरे टाइप के एपिथेलियम हैं वो आपस में मिलकर लेयर्स बनाते हैं। ये लेयर्स एक के ऊपर एक अरेंज्ड होती है, डिफरेंट पैटर्न्स में इसमें हमारे सेल अरेंज होते हैं, और ये मल्टी लेयर में अरेंज होने के बाद हमारे स्किन को बनाते हैं। तो इन वाले एपिथेलियम को हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोज एपिथेलियम कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड वो वाले एपिथेलियम जो लेयर्स में अरेंज होते हैं। दूसरी कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। जैसा कि इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इनमें जो सेल्स होंगे उनका शेप एक क्यूब जैसा शेप होगा। हमारी किडनीज के अंदर जो ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, हमारे नेफ्रॉन्स, इनकी जो लाइनिंग होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही करते हैं, और ये इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स को। सेलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट होती हैं, सेलाइवरी ग्लैंड हमारे वो वाले ग्लैंड्स हैं जिनसे सलाइवा हमारे माउथ के अंदर डक्ट के थ्रू सिक्रीट होता है। डक्ट वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू सलाइवा हमारे माउथ के अंदर आता है। तो ये जो डक्ट है सलाइवरी ग्लैंड की, इसे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही लाइन करते हैं, और ये भी इसीलिए उसे लाइन कर रहे हैं जिससे कि उसे मैकेनिकल सपोर्ट मिले। थर्ड कैटेगरी है कॉलमनार एपिथेलियम की। ये वाले एपिथेलियम काफ़ी टॉल हैं और पिलर जैसे हैं, पिलर जैसे शेप के हैं। इनका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ये सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज़ करने में, उन्हें सिक्रीट करने में भी एक रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग, वो कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई है, और इन्हीं एपिथेलियम के थ्रू हमारे जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र होना होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं। इन्हीं सेल के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं डाइजेशन होने के बाद, और फिर हमारे ब्लड से वो न्यूट्रिएंट्स हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उन्हें मिल जाते हैं। तो ये उन सब्सटेंसेस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, एक एपिथेलियल बैरियर बनाता है हमारे इंटेस्टाइन और हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है उसके बीच, जिस बैरियर के थ्रू ये सब्सटेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं, ये सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया हमें पता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं ये, जो कि हमारे कॉलमनर एपिथेलियम का जो आउटर सरफेस है, बाहर वाला सरफेस, इस पर पाए जाते हैं। इन्हें हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं, और ये वाले एपिथेलियम हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर पाए जाते हैं। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारी नोज़ के अंदर जाके हमारा नेज़ल चैम्बर होता है, और फिर ये हमारे लंग्स तक जाता है ट्रैकिया के थ्रू। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसके थ्रू हमारी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है लंग्स तक, तो इस ट्रैक में जो लाइनिंग है वो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की है। इसमें सीलिया पाए जाते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, इन सीलिया का मूवमेंट होता है। इनके मूवमेंट से हमारा जो म्यूकस है, म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस है हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। तो जब भी कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी एंटीजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, तो इन सीलिया का मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट की वजह से जो हमारा म्यूकस है, जो स्टिकी सब्सटेंस है, वो मूव करता है, और उसके मूव करने से हमारे जो भी डस्ट पार्टिकल है वो म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, इससे स्टिक हो जाते हैं, और फिर वो हमारी नाक के थ्रू, हमारी नोज़ के थ्रू बाहर आने लगते हैं। तो ये हमारी बॉडी के डिफेंस में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर कोई भी डस्ट आप एक्सीडेंटली इनहेल कर लेते हो, तो कुछ देर बाद हमें जो है नेज़ल कंजेशन हो जाता है और म्यूकस आने लगता है हमारी नोज़ से। वो म्यूकस हमारे जो डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर किए थे, इन डस्ट पार्टिकल को वापस बाहर की तरफ ला रहा होता है। तो ये 3 कैटेगरीज हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ की पढ़ ली। एक हमारे एक स्पेशल टाइप के एपिथेलियम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हमारे एपिथेलियल टिश्यू की कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाती हैं। ये थोड़े और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और फिर ये ग्लैंड्स बनाते हैं। ग्लैंड्स हमारे काफ़ी तरीके के एंजाइम्स, हार्मोन्स, काफ़ी सारे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करते हैं। जैसे कि हमारे स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये काफ़ी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। तो ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू स्पेशलाइज हो जाते हैं और ये वाले ग्लैंड्स बनाते हैं। ये ग्लैंड्स फिर सब्सटेंस जो ये बना रहे हैं उन्हें रिलीज़ करते हैं इनके सरफेस के ऊपर। जैसे कि हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड
डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और फिर वो एंजाइम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू की पूरी शीट है, ये शीट अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और फिर ये फोल्ड होने के बाद एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बनाती है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स हैं जो बहुत सारे सेल्स के मिलकर बने हुए हैं। तो ये थे हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक